दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग पर्सनल फाइनेंस में। मेरा नाम है नवनीत, आपका होस्ट। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इट्स दी हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, लेट श्री महात्मा गांधी ने कहा था। और हमारा टॉपिक भी आज का हेल्थ इंश्योरेंस ही है दोस्तों। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इंश्योरेंस क्या होता है वो बताऊँगा। उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, प्लस इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कुछ वो बताऊँगा। आज की तारीख में स्पेशली जब ये पैंडमिक का टाइम चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में कुछ आपको मैं डेटा दिखाऊंगा। प्लस आजकल जो इंश्योरेंस कंपनीज क्या क्या एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती हैं, जो आपको अपने जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ये वो बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए। उनके कुछ लिस्ट दिखाऊंगा वो क्या क्या चीज़ें हैं। प्लस मैंने कुछ इलस्ट्रेशन बनाए हैं जो स्टार्टिंग एज होती है जब आप नॉर्मली मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में। उस टाइम पे एक इंडिविजुअल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट क्या रहती है, उसके 2-3 इलस्ट्रेशन मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो आपको बताऊंगा। प्लस इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको कौन मॉनिटर करता है हमारी कंट्री में, उसको वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर इन केस कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो आप किसको अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल के बीच में, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस अगर इंडिविजुअल को होता है, चाहे वो आप कार से रिलेटेड ले लीजिए कि अगर उसकी कार डैमेज होती है या उसके प्रॉपर्टी में कुछ लॉस होता है, उसकी प्रॉपर्टी में आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाती है, या फिर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लॉस ले लीजिए, अगर कोई फैमिली का जो सोल अर्नर है उसको अगर कुछ हो जाता है, उसका डिमाइस हो जाता है, तो इन सब तरह के फाइनेंशियल लॉस के का जो रिम्बर्समेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, अगर आपका उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों किस तरह से काम करती है, वो एक क्लाइंट पूल बनाती है। दैट मीन्स कि वो कई सारे कस्टमर्स को अप्रोच करती है इंश्योरेंस बाय करने के लिए। और अगर लेट से 100 लोग अगर इंश्योरेंस उनके साथ में बाय करते हैं, 100 लोग अगर प्रीमियम पे करते हैं, और अगर लॉस सिर्फ 1 या 2 लोगों को होता है तो 100 लोग 2 लोगों का कॉस्ट बियर करते हैं, उनका लॉस बियर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस में आप एक इंडिविजुअल किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकता है। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड लॉस ही एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकता है। ये किस तरह से वर्कआउट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल या उसका फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज होता है मोर देन 24 आवर्स, तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होता है उसके सम अशोर्ड के इक्वलेंट वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सम अशोर्ड है उस कंपनी के साथ में 5 लाख का, और आपकी अगर कॉस्ट, अगर आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो 5 लाख तक के अगर आते हैं, तो वो आप उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। ये किसी भी तरह की डिजीज़ के ऊपर भी आप क्लेम कर सकते हैं और किसी भी तरह के एक्सीडेंट के ऊपर भी आप क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेंस का, वो है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका ये मतलब है कि एक इंश्योर्ड को इंश्योरर के ऊपर और इंश्योरर को इंश्योर्ड के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। जो दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कई केसेस में क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इंश्योरेंस अप्लाई करता है तो वो अपनी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है, उसको कुछ टाइम से कोई प्रॉब्लम है, वो छुपा लेता है इस डर की वजह से कि उनको लगता है कि उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बट ये करना बहुत ही गलत है दोस्तों, बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर उस इंडिविजुअल को फ्यूचर में सेम डिजीज़ से रिलेटेड कुछ क्लेम आता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, ये कह के कि आपने वो चीज़ हमको स्टार्टिंग में डिस्क्लोज नहीं करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी भी तरह की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो आप वो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करें। इससे ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पॉसिबली आपका थोड़ा सा प्रीमियम उसमें बढ़ा दे, जो आपको एग्जैक्टली प्रीमियम देना पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा और प्रीमियम आपका बढ़ जाए, लेकिन आपका फ्यूचर में इस डिजीज़ से रिलेटेड कुछ अगर क्लेम आता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। तो दोस्तों, आज की तारीख में स्पेशली जब ये पैंडमिक का टाइम चल रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों है? अगर आप यहाँ देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स
की कॉस्ट अगर आप देखें और हेल्थ केयर सर्विसेज की कॉस्ट अगर आप देखें तो इनका जो बेसिकली इन्फ्लेशन है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये मैंने आपके सामने जो डेटा दिखाया है ये 2015 से 2019 का डेटा है, जिसमें अगर आप देखें तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट 4% से इंक्रीज़ होते होते 9 to 10% पे पहुंच चुकी है, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 6.5% से इंक्रीज़ होते होते 9% तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों जो हेल्थ केयर ओवरऑल हेल्थ केयर जो मेडिसिन्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज की कॉस्ट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा पुराना डेटा है दोस्तों, लेकिन इसके बेसिस पे भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो परसेंटेज जो कॉस्ट इनकर हो रही है 2007 से 2012 में जो इनकर हुई है वो कितनी सिग्निफिकेंटली बड़ी है। अगर आप जो मैटर्निटी की कॉस्ट देखेंगे सिजेरियन की, वो 45% से सिर्फ 5 सालों में बढ़ी है, और नॉर्मल जो मैटर्निटी की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 44% से बढ़ी है। जो कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन का चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट 50% से बढ़े हैं, जो मेजरली सीनियर सिटीजन होते हैं। जो एंजियोग्राफी की कॉस्ट है वो 57 से बढ़ी है इन 5 सालों में, ऑलमोस्ट 1 लाख से बढ़ गई है, 1,55,000 से 2,45,000 पे पहुँच गई है, 58% से बढ़ी है। और अगर आप इसी बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली इस 2020 में ये कॉस्ट 100% तक बढ़ गई होगी दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल के पास कि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ मेडिकल इंश्योरेंस रखे, ताकि उसको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एक्सपेंसेस है जो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। मैं आपको ये कुछ जो इसके फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहे हों तो ये जो फीचर्स हैं आपकी पॉलिसी में होने चाहिए। सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों वो है डे केयर ट्रीटमेंट। इसका ये मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर किसी डिजीज़ के लिए 24 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े। ऐसी भी कुछ डिजीज़ होती हैं जहाँ पे आपका जो इलाज है वो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे में हो जाता है। तो उन डिजीज़ का भी कई सारी पॉलिसीज़ में ऑप्शन रहता है, वो कई सारी पॉलिसीज़ वो डिजीज़ कवर करती हैं। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो गया या पाइल्स का ऑपरेशन हो गया। इसमें आपको मोर देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए होता है, आप कुछ घंटों में भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो डिजीज़ हैं इनका क्लेम भी आप हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेटल कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों रूम रेंट। रूम रेंट क्या होता है कि कोई जो भी हॉस्पिटल आपको जो रूम प्रोवाइड कराते हैं आपके स्टे के लिए, उस रूम का चार्जेस क्या है। तो कई हॉस्पिटल्स 1,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ पर डे का चार्ज करते हैं। कई हॉस्पिटल्स जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं 5,000 10,000 15,000 तक भी चार्ज करते हैं। तो हर इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन रूम रेंट की एक लिमिट होती है कि दैट मीन्स कि अगर किसी के पास जस्ट लेट से 1 लाख का कवर है तो रूम रेंट वो लोग सिर्फ अप टू 2,000 पर डे का ही कवर करते हैं या 3,000 का ही पर डे का कवर करते हैं। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज परसेंटेज वाइज कवर करती हैं। लेट्स से कि अगर इसके पास 1 लाख का कवर है तो दे कैन कवर ओनली 5% फॉर अ डे, दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ पर डे का कवर करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर कि वो रूम रेंट की कितनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं। कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी भी होती हैं जिनमें रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं होती है, जितने का भी आपने रूम लिया है वो पूरा आपके सम एश्योर्ड में कवर करेंगे। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कैशलेस फैसिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कई लोग चाहते हैं कि वो अपना पैसा ना खर्च करें, ऐसा कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या आपके फैमिली मेम्बर एडमिट होते हैं, उस हॉस्पिटल का डायरेक्टली अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप है तो आपको सिर्फ आपकी डिटेल्स, आपकी पॉलिसी की डिटेल्स हॉस्पिटल को प्रोवाइड करानी है, और जितना भी एक्सपेंसेस है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में डायरेक्टली सेटल कर लेंगे। चौथा दोस्तों कोपे का मतलब ये है कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो भी आपका क्लेम आता है वो पूरा 100% आपको नहीं पे करती हैं। उसमें या तो 80-20 का रेशो होता है या 90-10 का रेशो होता है, और कई सारी कंपनीज पूरा 100% भी पे कर देती हैं। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि कौन से प्रोडक्ट में आपको 100% फैसिलिटी मिल रही है, तो आप स्पेशली वही चूज़ करें।
रीफिल बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि किसी हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से आपका पूरा इंश्योरेंस का अमाउंट है वो ख़त्म हो जाता है। लेट्स से अगर आपके पास 5 लाख का सम अश्योर्ड है और किसी डिजीज़ की वजह से आप एडमिट हुए और आपका पूरा 5 लाख ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद में आपका कोई फैमिली मेम्बर वापस फिर से एडमिट हुआ किसी दूसरी डिजीज़ के लिए, तो आपका सम अश्योर्ड तो ख़त्म हो चुका है। तो कई प्रोडक्ट्स में ऐसे ये बेनिफिट होता है कि आपको सेम ईयर में वो जो 5 लाख आपका एग्जॉस्ट हो चुका है वो वापस टॉपअप कर देंगे, आपको कोई एडिशनल प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको रीफिल बेनिफिट बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, अब नो क्लेम बोनस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी कई सालों तक कुछ पे नहीं करते हैं या किसी पर्टिकुलर साल में आपका कोई क्लेम नहीं आता है, तो उस नॉन क्लेम फ्री ईयर के ऊपर आपको बोनस मिलता है जिसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। ये जो नो क्लेम बोनस होता है ये डिफ़र करता है इंश्योरेंस पॉलिसी, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। कहीं पे कोई 5% देता है, कहीं 10% देता है, कहीं 20% देता है। तो लेट्स से अगर आपका कंटिन्यू 5 ईयर्स तक किसी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है और उस पॉलिसी में आपका 20% नो क्लेम बोनस है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आपका जो इनिशियल सम अश्योर्ड अगर 5 लाख का है तो 5 साल बाद आपका वो 10 लाख का हो जाएगा और आपका प्रीमियम भी सेम टू सेम ही रहेगा जो आप स्टार्टिंग से पे कर रहे थे। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज दोस्तों आज की तारीख में तो मेजरली सारी कंपनीज कोविड-19 कवर कर रही हैं। 15 डेज के बाद ही अगर वो होगा तो ये चीज़ वो भी कवर हो जाएगी दोस्तों। अभी इन पेशेंट केयर क्या होता है दोस्तों? इन पेशेंट केयर बेसिकली इसका ये मतलब है कि कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते, एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा सकता, तो उस केस में उनका जो ट्रीटमेंट है घर पे ही पूरा होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज वो कॉस्ट भी बियर कर पाती हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी, सिंधी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर करती हैं, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप 2 या 3 साल का एडवांस प्रीमियम पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आपको आप जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर सेक्शन 80D का टैक्स एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो कवर करते हैं। प्लस प्री एंड पोस्ट मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका ये मतलब है दोस्तों कि अगर लेट से कोई किसी मलेरिया से कोई डायग्नोस होता है, वो पहले स्टार्टिंग में अपने नियर बाय क्लिनिक से उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है पेशेंट का, और लेट से 10 दिन तक चला, लेकिन वो उस टाइम क्योर नहीं हो पाया, देन ही गॉट हॉस्पिटलाइज विद द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे उसका 10 दिन का ट्रीटमेंट चलता है एंड डिस्चार्ज होने के बाद भी वो 10 दिन का ट्रीटमेंट लेता है। लेट से 1 मंथ का उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो दैट मीन्स कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज, हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज, इस पूरे 30 दिन में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज आपका रिम्बर्स करेगी। और लास्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है, फीचर है दोस्तों, वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का। मैक्सिमम जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर करती हैं। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको जब भी आप पॉलिसी लेंगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी डिजीज़ हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, वो डिस्क्लोज़ करें, ताकि आने वाले टाइम पे अगर आपको सेम डिजीज़ से कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी आपको एक्सपेंसेस प्रोवाइड करे। तो दोस्तों ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपके लिए बनाया है, जो अगर आप आपकी काफ़ी अर्ली एज में ही आप इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो आपको प्रीमियम काफ़ी कम पे करना पड़ेगा। 25 ईयर्स की एज में अगर आप देखें 1 लाख का 3196 ही प्रीमियम है, और 25 की एज में 5 लाख का अगर आप लेते हैं तो 36,396 है, और 45 की एज में ये ऑलमोस्ट आपका 6,700 तक पहुंच जाता है। तो ये मैंने एक टेंटेटिव प्रीमियम लिया है, ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र कर सकता है उनके फीचर्स के, उनके प्लान्स के, ऑप्शंस के फीचर्स के बेसिस पे। जो दूसरा इलस्ट्रेशन है वो मैंने एक फैमिली के लिए के हिसाब से बनाया है, जिसमें एक मेल है 35 ईयर्स का, उसकी वाइफ 33, 2 बच्चे हैं 5 और 3 साल के, 5 लाख का सम अश्योर्ड है। उनका जो नेट प्रीमियम है इंक्लूसिव ऑफ GST वो 12,299 के आसपास है। तो दोस्तों ये एक रेगुलेटरी हायरार्की मैंने बताई है कि कौन किसको रेगुलेट करता है। तो हमारी कंट्री में जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, और इसको IRDA को बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो IRDA के अंडर में क्या क्या आता है दोस्तों? जितनी भी प्राइवेट कंपनी है
और गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं, ये सारी कंपनीज आईआरडीए के अंडर में आती हैं। जितने भी ब्रोकर्स हैं, इंडिपेंडेंट ब्रोकर या कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हैं, आपके आईआरडीए के अंडर में आती हैं। तो इन केस अगर फ्यूचर में आपका कभी कोई क्लेम अराइज होता है और कोई डिस्प्यूट होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे नहीं करती है, तो आप कंप्लेन डायरेक्टली आईआरडीए में कर सकते हैं, वो आपका कंप्लेन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक का मेरा आज तक का वीडियो था। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें लाइफ इंश्योरेंस आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके फीचर्स बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।